गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना ज़रूरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक हाईलाइट की हुई है कुछ लाइंस, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको हम समझते हैं। यहाँ लिखा है कि वी शैल be learning about carbon, an element which is of immense significance to us both in its elemental form and in the combined form। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे तो हमारे लिए कार्बन कितना इम्पॉर्टेंट है। कार्बन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है, दे आर इट्स एलिमेंटल फॉर्म, उनका बहुत सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम कंबाइंड फॉर्म में बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्लूकोज, हम शुगर है, सुक्रोज, तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं दे आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो यानी कि कार्बन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एलिमेंटल फॉर्म में एज वेल एज इन दी कंबाइंड फॉर्म। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई थी। इस एक्टिविटी में ये कहा गया कि आपको ऐसी 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसमें हम देख सकें कि डे टू डे लाइफ में हमारे पास कितने आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं या कितने सब्सटेंस हैं और उनमें क्या एक से ज़्यादा आपके मटेरियल एक से ज़्यादा कंपाउंड से बने हैं, एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हैं। तो आपको वो लिस्ट डाउन करना था। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अपने आज डे टू डे लाइफ में देखें तो हमारे आसपास चेयर है, आयरन उसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ आप क्या करेंगे वहाँ पर उसकी एलॉइंग करेंगे, यानी कि उसमें कोई ना कोई मेटल आप उसके अंदर डालोगे। जैसे हमारे पास वुड है, एक लकड़ी है हमारे पास जो किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। और सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन एटम भी होंगे, हाइड्रोजन एटम भी होंगे। सो देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन चॉक डाउन where the materials can contain where the substance can contain more than one material. So now the next thing is your teacher will be able to tell you the most things that are made up of compounds of carbon. Yes, जैसे मैंने आपको बताया हमारे आसपास ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो किससे बनी है, कंपाउंड से बनी है। Now wood, clothes, medicine, books, many of the things that you are listed on the base on this बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। यानी कि जो आपने आसपास देखोगे जैसे मेडिसिन है, दे हैव कार्बन एटम्स, बुक्स, फूड है, कपड़े जो हैं आपके उनमें भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आसपास आपके हैं जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट है और ये शो करता है कि कार्बन हैज़ अ वर्सेटाइल नेचर, यानी कि वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में कंपाउंड्स बनाता है, प्रोडक्ट्स बनाता है। नाउ अगर हम एक्चुअल में देखें तो द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द आउटर मोस्ट इज क्वाइट म्यागर मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम कार्बन की अर्थ क्रस्ट में जो अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं तो वो बहुत कम है, यानी कि अराउंड 0.0% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। एंड द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हमारी एक ग्रीन हाउस गैस के तौर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा जो टॉक में रहती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मेजर गैसेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense। यानी कि कार्बन की चाहे अमाउंट बहुत कम है बट उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। In this chapter we will know about the properties of carbon which make carbon to so important to us। यानी कि हमें बताएगा ये चैप्टर कि कार्बन हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं कार्बन एटम्स में तो आपने पिछले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने आयोनिक बॉन्डिंग देखी थी। सो आयोनिक बॉन्डिंग और जो कार्बन जो कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहा है उसमें डिफरेंस क्या होगा वो अब यहाँ पर हम समझेंगे। तो ज़्यादातर हमने जो आयोनिक कंपाउंड देखे पिछले चैप्टर में, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड देखा, हमने स्टडी किया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने यहाँ पर देखा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता था, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता था मेटल से नॉन मेटल में, एक मेटल आयन बनता था और एक नॉन मेटल आयन बनता था। तो
they have the formation of ions there, and those ions, when they are in their molten state or in their aqueous form, they are able to conduct electricity. So are these facilities available in case of covalent bond also? We will see here. देखिए यहाँ पर एक टेबल आपको दिया गया, उस टेबल में ये बताया गया है, उस टेबल में आपको ये बताया गया है कि एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर कॉल्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स इन बिटवीन देम. तो अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो काफ़ी कम मिलेगा आपको इन कंपैरिजन टू आयोनिक कंपाउंड्स. तो इससे हम ये जानते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है, यानी कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम इसलिए है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी हाई. अब अगर हम बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कंसिडरेबली कंडक्ट नहीं करते हैं, तो रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जब अगर कोई कंपाउंड शो करता है, या तो वो अपनी एक्वस फॉर्म में करे या फिर वो अपनी मोल्टन फॉर्म में करे, द रीज़न बिहाइंड देयर कंडक्टेंस आर दी आयंस दे आर फॉर्मिंग. अब अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, दे आर नॉट एबल टू फर्निश आयंस so easily. So they are not good conductor of electricity. Whereas, for example, we have like strong electrolytes. These are called electrolytes, which are the solutions which can conduct electricity are called as electrolytes. So acetic acid, chloroform, methanol, methane gas, they are weak electrolytes basically. And these electrolytes will not dissociate completely, or they will dissociate partially in their solution form. So they are not able to form ions so easily. Therefore, they are not a good conductor of electricity. Now the next thing we will discuss about the bonding the carbon shows. So now we know that the carbon has an atomic number of 6. I will take my pencil, then we will start studying it. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, यानी कि कार्बन की फर्स्ट शेल में देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इन द सेकंड शेल that is KLL shell, it has 4 electrons. So the carbon has a problem. Carbon has to lose 4 electrons in order to form a cation, and carbon has to gain 4 electrons in order to form an anion. So it is a less reactive in comparison whenever it will form either it form a cation or it form a anion. तो यानी कि अगर हम कभी भी रिएक्टिविटी देखते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो हम कैसे देखते थे? Its tendency to attain a noble gas configuration. Now a carbon can attain a noble gas configuration either by gaining 4 electrons or by losing 4 electrons. So both path, by losing 4 electrons or by gaining 4 electrons, it is difficult for carbon atom. So what the carbon atom will do? So carbon atom क्या करेगा? अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड दोज इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि ध्यान रखिए, आप इलेक्ट्रॉन्स का एंटर करा रहे हो, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्टिल रिमेन द सेम. इन दिस केस यू हैव gained 4 electrons, but the number of protons is still remain the 6. So now the 6th proton is attracting the 10 electrons. So it will be difficult for the 6 protons to hold 10 electrons in a particular shell. Therefore, it will become an unstable state. Now, it is difficult. Now, the next case, for example, if carbon atom loses its 4 electrons, so what will happen? Now we have the excess of protons. We have 6 protons still here, and now we have electrons. 2 electrons are there because carbon has lose their 4 electrons. So therefore, यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? यहाँ पर भी आपके पास 6 प्रोटॉन हैं और वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और हो सकता है शायद जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाए आपके एटम का और बेसिकली आयन का. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी काफ़ी मुश्किल होती हैं होनी. तो व्हाट कार्बन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? कार्बन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको वो क्या कर लेता है? शेयर करने में बिलीव करता है और वो शेयर करके बनाता है बॉन्ड.
तो कोई भी बॉन्ड जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, और जो शेयरिंग होगी वो किन की होगी, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में जब शेयर करेंगे, तब जब आपकी जो बॉन्डिंग होगी, और उस बॉन्डिंग के दौरान अगर एलिमेंट अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पा रहा है, तो कंपाउंड आपका क्या बनता है, स्टेबल बनता है, और उस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दे हैव टू बी फर्स्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, and whenever they are participating in the covalent bonding, the octet of the respective ion may be or have to be completed। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम